अध्याय चौथा है गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण। अध्याय 4 गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण। बिल्कुल सरल चैप्टर है ये। और जैसे लघुत्तम समापवर्त निकालना और महत्तम समापवर्तक निकालना आता है ना, तो उसमें जब हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक उसमें आया था, संधि करके मैं बताया था तुम लोगों को, महत्तम प्लस सम प्लस अपवर्तक। तो अपवर्तक का मतलब ही होता है गुणनखंड। अपवर्तक को ही क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अपवर्तक क्या है जानते हो ना? उसी को कहते हैं गुणनखंड। और अपवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, तो अपवर्त को ही क्या कहते हैं? गुणज। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से इस चैप्टर में हम लोग समझ लेंगे कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो चलो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले गुणनखंड। क्या है गुणनखंड? जैसे कोई हमारे पास संख्या है, एक संख्या ले लेते हैं 12। तो 12 के गुणनखंड हम किन संख्याओं को कहेंगे? 12 के गुणनखंड क्या होंगे? नहीं नहीं, वो तो गुणज है। 12 के गुणनखंड मतलब वे सभी संख्याएं जो जिससे 12 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए, या ये कह सकते हैं कि वो सभी संख्याएं जिसके पहाड़े में 12 आते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से, इधर मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्या होते हैं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, मतलब भाग चला जाए। जैसे 12 के गुणनखंड वो सभी संख्याएं होंगे जिनसे 12 क्या हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सभी का गुणनखंड 1 होता ही होता है, क्योंकि 1 से सभी क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले तो 1, उसके बाद 2, फिर कौन है 5 वाले? 5 से भाग जाएगा क्या 12? तो 6, उसके बाद 12। ठीक, तो देखो 12 जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इनसे पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इनके अलावा अगर हम कोई भी अन्य संख्या लेते हैं तो उससे 12 क्या पूरा भाग जाएगा? तो उनको हम लोग 12 के गुणनखंड नहीं कहेंगे। केवल वे संख्याएं जिनसे 12 पूरी तरह क्या हो जाए? भाग हो जाए या भाग चला जाए, उन संख्याओं को हम 12 के क्या कहेंगे? गुणनखंड। बिल्कुल आसान है कि नहीं? अब इसका परिभाषा लिखेंगे, देखना मैं लिख रहा हूं, उसके बाद समझेंगे। गुणनखंड किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्या, लिखते जाओ, होते हैं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब पूरी तरह। ठीक है, हाँ, तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो परिभाषा लिखो, ये उदाहरण में हो जाएगा। ठीक है, रहो।
लिख लिए? वासु जल्दी करो। चलो बताओ, गुणनखंड में कोई परेशानी तो नहीं है? गुणनखंड समझ आया कि नहीं? इसी गुणनखंड को क्या कहते हैं? अपवर्तक। गुणनखंड को ही क्या कहते हैं? मैं नीचे में कोष्टक में लिख देता हूं तो याद रहेगा तुम लोगों को। अपवर्तक, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं, याद रखना, भूलना मत। लिख लिए? चलो एक बार और समझ लो, बाद में भूलना मत। गुणनखंड का मतलब देखो क्या लिखा है? किसी संख्या के गुणनखंड वे सभी संख्या होते हैं जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अगर हम लोग 12 लेते हैं तो 12 के गुणनखंड हम उन सभी संख्याओं को कहेंगे जिससे दी गई संख्या, मतलब कौन? 12। दी गई संख्या कौन है इसमें? 12। वो सब सभी से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कौन कौन से संख्या है जिससे 12 पूर्णतः विभाजित होगा? 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिससे ये 12 पूर्णतः विभाजित हो। तो इन सबको हम 12 के क्या बोलेंगे? गुणनखंड या अपवर्तक। ये 12 के अपवर्तक हैं या फिर गुणनखंड है। क्लियर ना? कोई डाउट थोड़ी है? ठीक, इतना समझ आया कि नहीं कि डंडा खाओगे? हाँ, आगे बढ़े। अब इसके बाद में देख क्या हुआ, बनाने के लिए दूं? चलो ठीक है, तुम लोग 24 के निकालो, 24 के गुणनखंड निकालो। बिल्कुल आसान है ये तो। हाँ, दूसरा उदाहरण कर लो इसको। ये उदाहरण पहला हो गया, ये दूसरा। 24 के गुणनखंड चलो निकालो। निकाल के रखो, मैं बताऊंगा फिर मिलान करके चेक कर लेना। ये बहुत सरल है। अश्विन समझ गए ना तुम? चलो निकालो तो 24 के गुणनखंड। हाँ, इसके बाद मैं बताऊं, लिखूंगा यहाँ पे, तो मैच कर लेना, मिलान कर लेना, सही है कि गलत है उसको। थोड़ा जल्दी करो अश्विन। कौन उठने को कौन बोला है? चलो इधर देखना, मैं क्या बताया हूं, एक तो सभी का गुणनखंड होता ही है, तो एक तो लिखेंगे ही। अब देखो 24 में 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि सम संख्या है। 3 के पहाड़े में 24 आता है कि नहीं आता है? 3 अट्ठे 24, तो 3 भी है इसका गुणनखंड। 4 छक्के 24, तो 4 भी है इसका गुणनखंड। 5 के पहाड़े में 24 आता है क्या? तो 5 गुणनखंड नहीं है। 6 के पहाड़े में आएगा 6 चौक 24। हाँ, 7 के पहाड़े में 24 आता है क्या? आता है? नहीं आता है ना? 8 के पहाड़े में 8 तिया 24। ठीक, अब इसके बाद में 9 और 10 के में आएगा क्या? 11 के में 12, 12 दूनी 24। अब 12 के बाद सीधा किसका? 24। तो ये सब क्या है? 24 के गुणनखंड है। चलो इधर ध्यान दो, ये सब 24 के गुणनखंड। अरे हल्ला मत करो, अपना अपना मिलान कर लो, अगर गलत होगा तो सुधार कर लेना, ठीक है? अब देखो इधर ध्यान दो, एक और बात, इधर एक और बात ध्यान दो। अगर हम 12 के गुणनखंड देखें तो 1 है इसमें और 12 है, बाकी बीच में और भी है। अब इसको देखो, 24 के गुणनखंड में भी 1 है और खुद 24 है। मतलब क्या समझ में आ रहा है
कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में एक और वो खुद संख्या होता ही होता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन एक और स्वयं तो गुणनखंड में होंगे ही होंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा देता हूं। अब इसके बाद गुणनखंड तो समझ गए, चलो ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हेडिंग उभयनिष्ठ, हर विधि नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। हाँ लिखो, हेडिंग नोट करो, बाकी फिर समझने के बाद लिखना। हो गया? हो गया ना? चलो तो अब इधर ध्यान देना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं तुम लोगों को, कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो सब में हो, समान हो, उसको क्या कहते हैं? कॉमन या उभयनिष्ठ, जो सब में समान हो। जैसे विनय के 2 आंख है तो हिमांशु के भी 2 आंख है ना? इस विनय के 2 हाथ हैं तो हिमांशु के भी 2 हाथ है, तो कॉमन है तुम दोनों में, हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह सब है ना? कपड़ा का अंतर है, कपड़ा ये अलग टाइप का कपड़ा पहना है, वो अलग टाइप का, लेकिन शरीर में कॉमन है। लेकिन अगर विनय का तुलना अगर हम लोग भालू से करेंगे तो भालू के पास और अलग अलग, भालू के पास क्या 2 हाथ है? उसके 4 पैर है ना? तो क्या विनय के पास 4 पैर है? नहीं, मतलब पैर कॉमन नहीं है विनय और भालू में। ठीक है? वैसे ही हाँ, वो कॉमन नहीं, ठीक, उसका पूंछ होता है, इसका पूंछ नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो जो चीज सब में एक जैसे हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन या उभयनिष्ठ। समझ गए? अब इधर ध्यान दो, अभी हम लोग उभयनिष्ठ किसका बात करेंगे? पूंछ का, सिर का नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड का। मतलब कि बिल्कुल सरल है, 2 संख्या ले लेंगे, दोनों के जितने भी गुणनखंड होंगे उसको लिख देंगे, और दोनों के गुणनखंडों में जो जो गुणनखंड समान होगा, एक जैसे होंगे, वो सब उन दोनों के क्या कहलाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे इधर देखो, 16 के गुणनखंड, नहीं अब बस बताते जाओ, चलो तो खुद से 1 3 आएगा? नहीं। 4 आएगा? 5 6 7 8 आएगा? आएगा ना? हाँ। उसके बाद 8 के बाद सीधा कौन? 16। ये सब क्या है? 16 के गुणनखंड है ये। अब चलो क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं 20 के गुणनखंड। पहले 1, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर हो गया। अब देखो, इन दोनों के गुणनखंड हमने लिख लिए, और दोनों के गुणनखंडों में समान कौन कौन है उसको गोला घेरते जाएंगे। तो 1 दोनों में है, गोला घेर देते हैं। 2 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 8 जो है वो ऊपर में है, नीचे में नहीं है। 5 नीचे में है, ऊपर में नहीं है। वैसे ही 10 नीचे में है, ऊपर में नहीं है। तो देखो, समान जो गुणनखंड है वो यही तीनों है।
तो इन तीनों को जो दोनों में समान है, दोनों के गुणनखंडों में, इन गुणनखंडों को ही हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, बात समझ गए? अभी यहां पे दो संख्या है, तीन संख्या भी ले सकते थे और तीन संख्या के गुणनखंड निकाल के तीनों में कॉमन देख सकते थे कि नहीं? तो बस तुम लोगों को करना क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना है तो पहले उन संख्याओं के जितने भी गुणनखंड हैं उसको लिख लो। उसके बाद जो गुणनखंड सब में एक समान है, एक जैसे है, उन्हीं को गोला घेर लो और वही गुणनखंड क्या कहलाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्लियर? अर्थात अब चलो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, समझना। दो या दो से अधिक, लिखते जाओ, लास्ट में समझ लेना। दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ, या फिर ऐसे लिखना, दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जो सब में दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जो सब में एक समान हो। हाँ, या आता है भी लिख सकते हो, सब में आता है या सब में एक समान हो, क्या कहलाएंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड कहलाते हैं। परिभाषा समझ आ रहा है कि नहीं? उदाहरण में इसी को लिखेंगे। हाँ, दोनों को पहले लिखना है। एक अकेला संख्या रहेगा तो उसका कहां से उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलेगा? कम से कम क्या चाहिए? दो संख्या चाहिए। देखो क्या लिखा है परिभाषा में, दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे गुणनखंड जो सब में एक समान हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 16 और 20 में एक समान गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2 और 4। तो ये जो 1, 2 और 4 हैं वो 16 और 20 के क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। समझ गए? चलो इतना लिखो, लास्ट में नीचे में लिखना है, अतः 16 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1, 2 और 4। बात समझे कि नहीं? 16 और 20 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है? 1, 2 और 4, जो दोनों में एक जैसे हैं उसी को बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्लियर कि नहीं? 8 जो है 16 में आ रहा है लेकिन 20 में नहीं आ रहा है। 5 20 में आ रहा है लेकिन 16 में नहीं आ रहा है। तो जो दोनों में आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब किसी को कोई परेशानी तो नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड समझने में? आगे कुछ प्रश्न दूंगा फिर बनाना। हाँ, दे रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो जैसे अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं तो उसके जो गुणनखंड होंगे उनमें से कुछ संख्या भाज्य के रूप में भी होगा और कुछ संख्या अभाज्य के रूप में भी होगा।
ठीक है। तो किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड, ध्यान देना, अब अभाज्य गुणनखंड समझना है ना। तो किसी संख्या के अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो उनमें से जितने भी गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में होंगे उन्हीं को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। बिल्कुल सरल सी बात है। चलो इधर देखना, जैसे अभी हम लोग 12 के गुणनखंड निकाले थे, तो 12 के गुणनखंड पहले तो आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर खुद 12। लेकिन इनमें से देखो 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये सभी गुणनखंड है 12 के। लेकिन इनमें से क्या सभी के सभी अभाज्य संख्या है? तो कौन कौन अभाज्य संख्या है? 1 है अभाज्य संख्या, 2, वैसे 1 को ना तो भाज्य बोलते हैं ना तो अभाज्य, ध्यान रखना। 1 को हम लोग ना तो भाज्य संख्या कहेंगे ना तो अभाज्य, तो उसको छोड़ दो, उसके अलावा बाकी को देखो। तो 2 है, 3 है अभाज्य, और 4 नहीं है ना अभाज्य संख्या, 6, 12 नहीं है। 2 और 3 बस क्या है? 12 के अभाज्य गुणनखंड है। बिल्कुल सरल है, समझ आया कि नहीं? मतलब किसी संख्या के गुणनखंड निकालो, उनमें से जो जो संख्या अभाज्य संख्या होगा वो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 3। समझे बात? अतः हाँ, और देखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2, 3। समझ गए? 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 3। बाकी अगर पूरा गुणनखंड बोलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 12। लेकिन इसमें से केवल 2 और 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो अभाज्य भी है। 2 अभाज्य संख्या है। 2 किसी से भाग जाता है क्या? 1 और अपने अलावा नहीं जाता है ना। 2 एकमात्र ऐसी संख्या, ध्यान दो, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन बाकी जितने भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए बात? जितने भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 2 को छोड़कर। क्लियर? तो 12 के अभाज्य गुणनखंड किसको किसको हम कहेंगे? 2 और 3 को। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्या के रूप में हो क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल सरल है। किसी संख्या के ऐसे, लिखते जाओ, गुणनखंड, हाँ, जो अभाज्य संख्या के रूप में हो, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। उदाहरण, अगर 12 के गुणनखंड पर ध्यान दे तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 भी ये सब क्या है? 12 के गुणनखंड है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड की अगर बात करेंगे तो केवल किसको बोलेंगे? 2 और 3 को। किसी को डाउट थोड़ी है अभाज्य गुणनखंड में? आप